हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अभी तक हमने कुंडली के अंदर दो भाव को देखा और ये समझने की कोशिश की कि उन भाव के प्रति कुछ ग्रहों को कारक तत्व दिए गए हैं। इस लिहाज से जब कोई ग्रह किसी भाव में बैठेगा तो ग्रहों के कारक तत्व के आधार पर अच्छे या बुरे कहे जा सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा फैक्टर देखिए। जब हाउस के अंदर कोई प्लैनेट बैठता है तो वहाँ पे तत्व की चीज को भी थोड़ा सा मिक्सअप करना पड़ेगा। आज वाली वीडियो के अंदर हम इसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो ये कि भाव का स्वामित्व किसी और के पास है, और जब हम बात करेंगे कारक तत्व तो वो किसी दूसरे ग्रह के पास चला जाएगा जो कि उसका टोटल एनिमी होगा। तो ऐसे स्थिति में यदि एक भाव का स्वामी और उसका कारक ग्रह आपस में शत्रुवत हो जाते हैं तो क्या अर्थ है उसका, और क्या इसके गहरे मायने हैं, ये भी हमें समझना पड़ेगा। आज हम बात करने वाले हैं तीसरे भाव के ऊपर। तीसरा भाव जो होता है कुंडली के अंदर, ये साहस और पराक्रम को दिखाता है, ये तो सभी को पता है। ये लंबी यात्राओं को भी दिखाता है, ये कुछ लोगों को पता है। ये छोटे भाई बहनों को दिखाता है, ये सबको पता है। लेकिन तीसरे भाव के अंदर अगर मैं आपसे कहूं कि आपके कर्म करने की क्षमता को दर्शाता है तो ये बहुत कम लोगों को पता होगा। जो फैक्ट यहाँ पे यूज करेंगे वो फैक्ट के बाद आप चाहें तो जो आपका कर्म सहम होता है उसकी कैलकुलेशंस को खोज के देखिएगा तो आपको दिखाई देगा कि जब कभी भी हम किसी का कर्म सहम बनाते हैं तो हम वहाँ पे दो ग्रहों को अहमियत देते हैं। एक होता है हमारे लिए मंगल और एक होता है हमारे लिए बुध। ये दोनों भले एक दूसरे के एंटी हो, अपोजिट हो, दुश्मन हो, मारे पीटे कुछ भी कर ले, लेकिन ये दो ग्रह जो हैं इनके ऊपर बहुत कुछ निर्भर कर जाता है जब हम चर्चा करते हैं तीसरे भाव की, जब हम चर्चा करते हैं किसी भी प्रकार से कर्म की। तो इसको थोड़ा सा पहले गहराई में समझते हैं और फिर जाएंगे कि उस भाव के अंदर आने वाले ग्रहों का प्रभाव कैसे होता है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से अगर पहला भाव मंगल के पास था तो मंगल ने आयु के भाव को भी अपने पास ही रखा। ठीक है, ये तो हो गया भाव के अंदर आने वाले राशियों के स्वामित्व के आधार पे। दूसरी बात है कि मंगल का जब हम कारक तत्व देखेंगे तो उसको जमीन जायदाद भूमि इन चीज़ों से जोड़ के तो देखते ही देखते हैं, लेकिन मंगल जो है वो एक तर्क की शक्ति है। मंगल के अंदर चीज़ों को टेक्निकली समझने की ताकत है। ठीक है, ये कारण है कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मंगल, मार्स। आप कई बार देखते होंगे कि कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है, कभी कोई इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स आती हैं तो सबसे पहले सेना को बुला लेते हैं। ठीक है, आम व्यक्तियों से काम ना चल रहा हो तो सीधे सेना बुलाई जाती है। सेना मतलब मंगल, और मंगल मतलब प्योरली लॉजिक, टैक्टिकल्स जहाँ हम बात करते हैं वो। तो कहीं ना कहीं मंगल जो है वो कोर अपने अंदर तर्क शक्ति रखता है, चीज़ों के पीछे कंसेप्ट को समझने का, लॉजिक को समझने का एक मान्यता रखता है। ठीक है, इस कारण से मंगल उस लिहाज से कि उसके पास चीज़ों को तार्किक रूप से समझने की शक्ति है, ये एक अहम रोल प्ले करता है। दूसरा, फर्स्ट हाउस लॉर्ड होने की वजह से भी कहीं ना कहीं, या पहले भाव से उसका संबंध होने की वजह से भी उसके पास एक मस्तिष्क की शक्ति है, क्योंकि पहला भाव हमारे शरीर में हमारे मस्तिष्क को दर्शाता है। तो हमारे मस्तिष्क के अंदर जितने भी प्रकार के तर्क, वितर्क, कुतर्क सब आ सकते हैं, उन सबको क्लियर कट करने का काम अगर कोई कर सकता है तो वो मंगल कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि फिर बुध का क्या काम है। बुध जो है वो एक्चुअल में एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को समझाने की कोशिश करते हैं। अब बुध एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को समझाने की कोशिश करते हैं का मतलब क्या है। मर्क्यूरी का काम है लर्निंग्स को लेना। ठीक है, जब हम लर्निंग्स को लेते हैं तो वो लर्निंग्स सही भी हो सकती हैं और गलत भी हो सकती है। किताब में लिखी हुई चीज़ें गुरु होता है। ठीक है, किताब से लिखी हुई चीज़ों का इंटरप्रिटेशन करना जो है वो मंगल का काम है। इंटरप्रिटेशन में क्योंकि आपको तर्क वितर्क लगते हैं, जब वो तर्क और वितर्क लगते हैं उसका जो निचोड़ होता है वो कहीं ना कहीं एक्चुअल में आपकी एनालिटिकल एबिलिटी बनाता है। इसलिए मंगल हमारे पास तर्क वितर्क की शक्ति है, जबकि बुध के पास कैपेसिटी है कि जिस ज्ञान को हमने पढ़ा हुआ है उस ज्ञान को कितना बारीकी से और ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सके। इसीलिए हम कहते हैं कई बार कि दिमाग का होना एक अलग चीज़ है और बुद्धि का होना एक अलग चीज़ है। बार बार आपने एक चीज़ों को किया, किसी काम को किया तो आपकी बुद्धि उसमें क्या हो गई, परफेक्ट हो गई।
ठीक है, बट उस काम को करने से पहले, उस काम को समझने से पहले उसकी बारीकियां जो आपने सीखी, उसके पीछे का जो एक कंसिडरेशन कंसेप्ट आपने समझा, वो एक्चुअल में मंगल सिखाता है। इस कारण से जब हम बात करते हैं कि हमारा कर्म सहम है, वो इन्हीं दो बातों पर है। आप अपनी डिग्रियों को लेकर आते हो, वो आप डिग्रियां किसके तर्ज पे लेकर आते हो? गुरु ने ज्ञान दिया और वहाँ पे आपने साथ में अपनी बुद्धि लगाई और आपको एक डिग्री मिली, लेकिन उस डिग्री का यूज़ कितना कर सकेंगे, वो कैपेसिटी सिर्फ मंगल बताएगा। क्योंकि आपके पास कितना तार्किक नॉलेज है, कितना कंसेप्ट आपका क्लियर है, इसके अंदर अहमियत इस बात की है आपके सोचने का दायरा कितना ज़्यादा लॉजिकल है। दुनिया में जितने भी बड़े रिसर्चर्स आएंगे, उन सभी चार्ट्स के अंदर आप देखना मंगल एक बहुत प्रोमिनेंट प्लैनेट होता है। क्यों? क्योंकि वो एक तरीके से लॉजिकल डिसीजन मेकिंग के लिए आगे आने की कोशिश करता है। बुध का काम बिल्कुल सपोर्ट है, क्योंकि मरकरी बताता है कि पढ़ेंगे क्या। ठीक है, बुध जिन राशियों से जुड़ के बैठता है, उन राशियों से और उसके ऊपर आने वाले प्रभाव से ये बताता है कि आप पढ़ेंगे क्या। लेकिन आप पढ़ तो कुछ भी लेंगे, मैं हो सकता है मैथ्स पढ़ लूँ, मैं हो सकता है बायो पढ़ लूँ, मैं हो सकता है केमिस्ट्री पढ़ लूँ, मैं हो सकता है कॉमर्स पढ़ लूँ, लेकिन मैं समझूंगा क्या, मैं उसमें से अपना तार्किक नॉलेज, अपना लॉजिकल एस्पेक्ट लगाऊंगा कैसे, ये एक्चुअल में मंगल बताता है। तो अब इस कंसेप्ट को यहाँ पे समझ लेने के बाद अब यहाँ पर आइए, इवन दो कि ये दोनों एक दूसरे के लिए मित्रवत तो नहीं है, लेकिन बहुत क्रूशियल इंपॉर्टेंट चीज है, जिसके कारण तीसरे भाव को एक तरफ बुध की राशि के साथ जुड़ा है और दूसरी तरफ मंगल के साथ जुड़ा है। इसका एक मिरर इमेज साइड आपको दिखाता हूँ। इसका मिरर इमेज है इस साइड पे 11th हाउस। 11th हाउस भी मंगल ने शनि को दिया हुआ है, ठीक है, कि जाओ तुम रूल करो। एक तीसरा भाव और एक 11वां भाव, ये दोनों ही मंगल ने ऐसे ग्रहों को दिए हुए हैं जिसे हम कहने के लिए उसके प्रति मित्रवत नहीं मानते, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो ये श्री हरि विष्णु की वो भुजा बल है जिसमें कि सारी शक्तियां समाई हुई हैं, सारे अस्त्र शस्त्र जो हैं वो उनके भुजाओं में समाये हुए हैं। तो कहीं ना कहीं तीसरा भाव और 11वां भाव एक कहीं ना कहीं लेफ्ट हैंड है तो दूसरा राइट हैंड है, और लेफ्ट हैंड को मंगल और बुध संभाल रहे हैं, राइट हैंड को संभालने के लिए शनि, और शनि को कंट्रोल लेने के लिए गुरु दिया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को समझिएगा। फ्यूचर में कभी इसको लेफ्ट बॉडी और राइट बॉडी साइड भी समझ सकते हैं, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि तीसरा भाव सबसे क्रूशियल भाव है, क्योंकि वो पहला ऐसा भाव है जो कि एक नई चीज़ों की तरफ लेके जाएगा। आपका जन्म हुआ, आप गोदी में थे, आप थोड़े से बड़े हुए, फिर भी आप गोदी में रहे, घर के अंदर रहे, लेकिन अब आपको पैरों पे खड़ा होना है। पैरों पे खड़े होने के लिए पहले साहस चाहिए, वो यहाँ से शुरू होगा। दैट इज़ वाई ये एक उपचय भाव है, और उपचय भाव का पहला भाव है। उपचय भाव और उसमें पहला भाव होने की वजह से क्या होगा? उपचय भाव होने का अर्थ है ये ऐसा भाव है जो जीवन के अंदर निरंतर निरंतर बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आयु बढ़ेगी वैसे वैसे ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी। अब क्वेश्चन ये उठेगा कि हेल्थ बढ़ेगी, एज बढ़ेगी, तो एक समय के बाद हमारी हेल्थ में हमारा जो साहस पराक्रम है वो कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोई लड़ाई लड़ने जाने वाला साहस पराक्रम नहीं है, यहाँ पे बात हो रही है बुद्धि बल की, भुजबल के साथ साथ बुद्धि बल की। इस कारण से उपचय भाव में तीसरा भाव और 11वां भाव, 11वां लास्ट में आता है जबकि तीसरा पहले आता है। इस लिहाज से ये एक बहुत ही कोर इंपॉर्टेंट हाउस है जो कि आपकी पूरी की पूरी लाइफ का पोटेंशियल समझा सकता है। यही कारण है कि हम तीसरे भाव से हॉबीज को भी जोड़ के देखते हैं। अब बात करेंगे कि इस पर्टिकुलर हाउस के कंसिडरेशन में जब हम समझते हैं कि बुध एक बच्चों जैसा ग्रह है जो कि वायु तत्व की राशि, ध्यान से समझिएगा, एयर एलिमेंट की राशि 3 नंबर वहां पे दी गई है, उसको संभाल रहा है। बुध हमेशा पॉजिटिव एयर फ्लो को दर्शाता है जब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात होती है तो, और शनि नेगेटिव को। दोनों के अपने अपने अहमियत है। आपके हार्ट में बहने वाला खून आपके मस्तिष्क तक जाए, और दूसरी बात, इतना वजनदार जो आपका शरीर होता है, कुछ लोग 30 किलो के होंगे, कुछ लोग 70 किलो के होंगे, कुछ लोग 90 किलो के होंगे। आप एक बोरी को उठा के लेकर आइए और रख दीजिए, वो तो अपने आप में ढा जाएगी। लेकिन अगर आप खड़े रह पाते हो तो इसके पीछे पीछे एयर एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अगर किसी को कन्फ्यूजन लगे तो इतना खोज लें कि जितने भी पक्षी आसमान में उड़ते हैं उनके शरीर के अंदर एयर एलिमेंट ज़्यादा होता है, तब वो ऊपर की ओर उड़ पाते हैं। तो इसीलिए एयर एलिमेंट जो है, वायु तत्व की प्रधानता ही कहीं ना कहीं किसी चीज़ को खड़ा करा सकती है और मूवमेंट करा सकती है। एक झंडे को आप लगा दो, ये हवा ही है जो उसको भी मूव करा देगी।
ठीक है। तो एयर एलिमेंट बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारे लाइफ के अंदर, हमारे डे टू डे वर्क्स के लिए। इस लिहाज से भी ये पहला एयर एलिमेंट है। अब तत्व आ गया, अभी तक सिर्फ भाव बात करता था, अब भाव के साथ उस राशि तत्व को भी जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे तत्व की अहमियत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वो तत्व प्रभावित हुआ, अगर वो तत्व प्रभावित हुआ तो फिर उसमें बढ़त होगी या फिर उसमें घटत होगी। ठीक है, अब देखिए, अब प्लैनेट्स के ऊपर आ रहा हूँ, तत्व को दिमाग में रखिएगा और फिर समझेंगे कि चीज़ें कैसे काम करेंगे। सबसे पहली कंडीशन, अगर यहाँ पे कोई सा भी नंबर की राशि आ जाए तो उस राशि के तत्व को थोड़ा सा मिला के समझना पड़ेगा। मैं इस समय राशियों को इंक्लूड नहीं करूंगा, सिर्फ भाव पे फोकस करूंगा। तीसरे भाव की बात हो रही है, इतना ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे एक एक करके ग्रह को बिठाना शुरू करते हैं और तत्वों के साथ लगाएंगे तो समझ जाएंगे, तत्वों को नहीं लगा पाएंगे तो फिर उलझ जाएंगे। सबसे पहला डिक्टम यह है कि क्रूर ग्रह जो होते हैं वो तीसरे भाव में अच्छे माने जाते हैं। तो चलिए सूर्य को लगाइए, सूर्य यहाँ पे बैठ जाए तो क्या अच्छा क्या बुरा। तीसरा भाव एक्चुअल में क्या है, एयर एलिमेंट है। सूर्य किस प्रकृति का ग्रह है, वो है फायर एलिमेंट। अगर कहीं पर आग है तो हवा को क्या करेगा, हवा को वो और किसी ना किसी तरीके से प्रेशराइज करेगा, ठीक है, जिससे कि वो ऊपर उठ सके। ऐसे स्थिति में तीसरा भाव जो कि एक हवा है, जैसे कि एयर बैलून होता है दोस्तों, उसमें आप फायर देते हो तो एयर बैलून क्या करता है, धीरे धीरे करके ऊपर उठने लग जाता है। उसी बात को, कंसेप्ट को समझ के चलिएगा। हवा की वाला भाव है, प्योर एयर का भाव है। प्योर एयर के भाव के अंदर फायर एलिमेंट का ग्रह सूर्य आता है। तीसरे भाव में यदि सूर्य आता है तो वो और ज़्यादा प्रेरित करता है साहसिक होकर कार्य को करने के लिए। इस कारण से तीसरे भाव के अंदर सूर्य की मौजूदगी अच्छी हो जाती है। अगर सूर्य की जगह यहाँ पर हम चंद्रमा को बिठा दें, अब आप खुद ही समझ सकते हैं, एक है हवा और उसके अंदर यदि पानी आ गया, जल तत्व आ गया, तो उसमें क्या आ गया, मॉइस्चर आ गया। यहाँ पे हम कहते हैं साहस तो है, लेकिन साहस में इमोशंस आ गए हैं। अब मारने से पहले वो थोड़ा सोचने लग जाएगा। तो हवा है, हवा में पानी का तत्व आ गया, मॉइस्चर आ गया, अब ये ऊपर उठेगी या कंडेंस होकर नीचे आएगी। तो ऐसे स्थिति में चंद्रमा अगर तीसरे भाव में बैठता है तो वो इस बात को दर्शाता है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा साहसिक होकर नहीं, लेकिन अपने साहस को इमोशनली यूज़ करने की ताकत करेगा, ठीक है। ये कंसिडरेशन वो प्लैनेट बताएगा। ऐसे लोग अपने इमोशनल स्ट्रेंथ के दम पर जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। जरूरी नहीं कि आप इनको कमजोर समझो। हर व्यक्ति जो तलवार उठा के लड़े वही योद्धा हो, ऐसा भी जरूरी नहीं। एक इंसान सिर्फ एक लाठी के सहारे चल के भी देश को आज़ाद करा सकता है। इमोशनल कनेक्ट करके वो जनता से जुड़ सकता है, क्योंकि ये पब्लिक डीलिंग्स को टैकल करने वाला प्लैनेट है। इसीलिए यहाँ पर कंसिडरेशन इस बात की है कि ऐसे व्यक्ति के अंदर साहस पराक्रम जो है वो उसके मन में है और उसके इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे वो हवा में ऊपर उठने वाली कोशिश नहीं करता। अगर यहाँ पे चंद्रमा की जगह मान लीजिए मंगल आ जाए, अभी सब अच्छे अच्छे ग्रहों की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। मंगल आ गया, मंगल पहली कंडीशन देखिए, सूर्य चंद्रमा इनमें ज़्यादा कुछ बोलने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि मंगल के साथ ये दोनों के दोनों अच्छे चले जाते हैं। मंगल के साथ चंद्रमा का एक व्यवहार ऐसा है कि एक राशि में नीच होता है, तो इतना समझ लीजिए कि उतने को बैलेंस कर लेता है। मंगल खुद बैठ जाएगा तो वहाँ का कारक तत्व उसके पास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो उसको फुल सपोर्ट करेगा। फिर से वही कंसेप्ट है, मंगल बेसिकली फायर एलिमेंट का प्लैनेट है, अग्नि तत्व का ग्रह है। और वायु, शुद्ध वायु को अगर हम अग्नि दे रहे हैं तो अग्नि भी बढ़ रही है और वायु भी आगे उठ रही है, दोनों को सपोर्ट मिलने लगता है। तो सूर्य को और मंगल को सपोर्ट मिलने लगता है। जब हम चंद्रमा को देते हैं तो चंद्रमा को वहाँ पे उस लेवल पे सपोर्ट नहीं होता, उसको थोड़ा सा चुनौतियों का सामना करना पड़ जाता है। अब बात करें यहाँ पे खुद बुध बैठ जाए तो वायु के अंदर वायु बढ़ जाएगी। वायु के अंदर यदि वायु बढ़ गई तो इसका अर्थ क्या हुआ, ये और भी ज़्यादा दिमागी तौर पे एक्टिव हो जाएगा ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा। और दूसरी तरफ से साहस पराक्रम यहाँ पर भी आएगा। ऐसे लोगों का कम्युनिकेशन बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो जाता है अगर थर्ड हाउस मर्क्यूरी कनेक्ट कर ले तो, ठीक है। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि मर्क्यूरी ऐसा प्लैनेट है जो आगे पीछे 2-3 ग्रहों को घेर के चलेगा। उस कंडीशन में बुध के ऊपर आने वाले प्रभाव को जरूर समझना पड़ेगा। अगर बुध पे शुभ ग्रहों का प्रभाव रहा तो ऐसे लोगों का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा चला जाएगा, हाथों का इस्तेमाल बहुत अच्छा जाएगा क्योंकि ये लेफ्ट हैंड है, ठीक है। लेकिन इस बात को समझिएगा, वायु तत्व के उसमें वायु तत्व का ग्रह है तो पता चले कि रास्ता चलते चलते इंसान हाथ हिलाते चल रहा है, दूसरों के सामान गिरा दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो बच्चों जैसा ग्रह है, फिर बचपने में चला जाएगा, कहीं पे भी हाथ ऊपर नीचे कर देगा, ये चुनौती पैदा कर सकता है। बट स्टिल खुद की राशि या उसमें हो तो अच्छी कंडीशनों में ही देखा जाता है। अब तत्व के हिसाब से एयर एलिमेंट का प्लैनेट था,
एयर में गया कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो थोड़ी सी ज़्यादा खुली हवा है। शनि की बात कर लेते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन कंसेंट ये होता है कि तीसरे भाव में शनि को हम हमेशा ही अच्छा मानते हैं। लोग यही बोलते हैं कि दुख का कारक है, ये है वो है, मगर क्या बात हुई जैसा हो। इसका रीज़न सिर्फ ये है, साहस और पराक्रम का ग्रह है वो, ठीक है। और दूसरी बात है उसका तत्व जो है वो वायु है, तो वायु तत्व का ग्रह, और वो भी बहुत ही ठोस वायु तत्व का ग्रह, क्योंकि शनि है जो धीरे धीरे करके बढ़े, ये इस प्रकार का। इस कारण से जब शनि जैसा ग्रह तीसरे भाव में बैठता है तो अपने तत्व प्रभाव के कारण सपोर्ट ले लेता है। इसमें एक चैलेंज अवश्य आता है, ये थोड़ा ठंडा ग्रह है और इसके ठंडे ग्रह होने के कारण यहाँ जो मंगल का कारक तत्व प्रभाव है उसको खुलकर आने में वक्त लग जाएगा, ठीक है। बस इतना ही एक प्रॉब्लम है कि अगर तीसरे भाव में शनि बैठा है तो मंगल का जो पुरुषार्थ है वो एकदम से नहीं उठेगा, उसको उठाने के लिए थोड़ा थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन ये वो लोग होते हैं जो ज़्यादातर आप देखोगे तो कुछ बड़े फैसले कर उस पर लंबे समय तक जहाँ पे साहस और पराक्रम लगाना पड़ता है उन जगहों पे काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे साहस पराक्रम धीरे धीरे बढ़ता है और ऊंचा भाव है तो यहाँ पे बैठे हुए ग्रह धीरे धीरे बढ़ते हैं। ऐसी कंडीशन में कई बार ऐसा डिक्टम ले लिया जाता है कि तीसरे भाव में बैठा हुआ शनि जो है वो व्यक्ति को बिजनेस में उतारेगा। लेकिन इसको क्लियरली समझा दूं, तीसरे भाव में बैठा हुआ शनि हर व्यक्ति को बिजनेस में नहीं उतारता। स्पेसिफिकली कुछ राशियां, कुछ उसके सपोर्टर्स वहां पे होने चाहिए जो कि उस ऊर्जा को बढ़ाएंगे, तभी ये मुमकिन होगा, अन्यथा नहीं। इसीलिए हर व्यक्ति जिसका तीसरे भाव में शनि, वो ये ना सोचे कि वो बिजनेस कर सकता है। वो ये बता रहा है कि आपके कर्म के अंदर कम्युनिकेशन एक पार्ट हो सकता है। आप हो सकता है कि कमीशंस के साथ भी जुड़ सकते हैं, जरूरी नहीं कि बिजनेस के साथ जुड़े, वो राशियों के प्रभाव में देखा जाता है। बुध को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, शनि के बैठने से मंगल को थोड़ी सी आएगी, तो उसे सॉर्ट आउट कर लेते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि भाव अपने तत्वों को सपोर्ट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए शुक्र जैसा ग्रह बैठ जाए। अब शुक्र जैसा ग्रह अगर बैठ गया तो क्या होगा? शुक्र अपने आप में जो दो राशियों को रखते हैं उसमें से 3, 7 और 11 ये जो होते हैं, 3, 7 और 11 ये एयर एलिमेंट होते हैं, ठीक है। जबकि 2, 6 और 10 ये हमारे पृथ्वी तत्व होते हैं। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो उस कंडीशन में शुक्र का एक मूल त्रिकोण प्रभाव वो है एयर एलिमेंट का। एयर एलिमेंट के प्रभाव के कारण यदि शुक्र जैसा ग्रह भी बैठा हुआ है तीसरे भाव के अंदर तो भी वो ऑप्टिमिस्टिक है, पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन एक तत्व उसके अंदर पृथ्वी का है तो उतने हिस्से तक वो भी थोड़ा धीमी गति में कार्य करेगा। लेकिन फिर भी तीसरे भाव में यदि शुक्र बैठा है, एक सौम्य ग्रह बैठा है, अग्नि तत्व की वजह से वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। चीज ये है कि ये विलासिता की तरफ ज्यादातर अपने पराक्रम साहस दिखाने की कोशिश कर सकता है। साहस और पराक्रम विलासिता की तरफ दिखाने की कोशिश कर सकता है। इसके बाद जो बचे हुए ग्रह हैं, एक तो हो गए आपके राहु, ठीक है। गुरु को मैं आखिरी में लूंगा क्योंकि उसका कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है। राहु जो है वो तो वैसे भी चाहतों का प्लैनेट है, डिजायर्स का प्लैनेट है, तो तीसरे भाव में राहु को बहुत अच्छा माना जाता है। और फिर उसके अंदर तो वो कैपेसिटी है कि जहाँ नहीं हो कोई चीज़ वहाँ भी फैल जाए। हवा को तो वो कहाँ से कहाँ तक फैला देगा, साहस पराक्रम को कहाँ से कहाँ तक फैला देगा। इस कारण से तीसरे भाव में राहु की मौजूदगी की बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं देखी जाती। मंगल के साथ इसका फॉर्मेशन जो है वो अंगारक प्रभाव है, तो ऐसे लोगों को बस इतना सावधान होना है कि हमने अपनी बुद्धि, अपने पूरे दिमाग को लाके बिठाया था साहस पराक्रम को कब कैसे यूज करना है। राहु यहाँ पे आके उस चीज को खराब कर देता है। जहाँ पे साहस पराक्रम में बुद्धि लगानी थी, कुछ अपना एक्सपर्टाइज लगाने थे कि सही है कि गलत है, वो नहीं सोचता व्यक्ति और कर भी जाता है। कई बार ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक साहसिक कार्य कर देते हैं क्योंकि वो उस परिस्थिति में अपने दिमाग, अपनी बुद्धि, अपने मंगल, अपने तर्क को नहीं लगाते, ठीक है। ये वैसी वाली कहानी है कि 2 बच्चे गए, एक बच्चा कुएं में गिर गया, जो छोटा बच्चा था वो बाहर खड़ा था, बड़ा बच्चा भारी वाला अंदर गिर गया। बच्चे ने अपना तर्क नहीं लगाया और उसने रस्सी फेंक के खींच लिया, तो राहु ने मंगल के उस प्रभाव को रोका कि यार तर्क मत लगाओ, बचाना तो है, आर या पार। मैंने तब भी कहा था राहु इज अ वर्हा अवतार। फिर वो कुछ नहीं सोचता, वो ये भी नहीं देखता कि उसके पास रिसोर्स है कि नहीं है, वो जोखिम उठा लेता है। अगर राशि तत्व सही है, राहु को सपोर्ट्स है, तो वो व्यक्ति बिना किसी तर्क लगाए काम को करके सक्सेस हासिल कर लेता है। लेकिन अगर उसका तर्क एक तरफ गया और रस्सी टूट गई तो वो दूसरे का निपटारा करके मानता है। ऐसी कंडीशन में राहु 3rd हाउस में पॉजिटिव तो है, लेकिन इतना ज़्यादा अत्यधिक रिस्क उठाने से कोई अर्थ नहीं जिससे कि दूसरों को नुकसान जाए। इस बात को समझना आवश्यक हो जाता है। केतु की बात करें, केतु जो है ये भी अग्नि तत्व का ग्रह होता है। इस लिहाज से अगर तीसरे भाव में भी आपको केतु मिलता है तो फायर एलिमेंट उसको बढ़ाने की कोशिश करता है। बुध के साथ उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मंगल को सपोर्ट ही करेगा। ऐसे लोग थोड़े से ज़्यादा ही तर्क को खोजने वाले लोग हो जाएंगे क्योंकि बारीकियाँ आएंगी और
केतु मंगल दोनों अग्नि अग्नि एक समान हो जाएंगी, तो बहुत ज़्यादा ऐसे लोग अपने राइटिंग्स के अंदर, अपने कम्युनिकेशंस के अंदर तर्कों को खोजेंगे, फैक्ट्स को बहुत ज़्यादा खोजेंगे। ऐसे लोगों की राइटिंग्स में अगर आप देखेंगे कि उन्होंने कोई चीज़ लिखे हैं आर्टिकल्स, तो बहुत ही कीन ऑब्जर्वेशंस को पकड़ पकड़ के लिखेंगे ऐसे लोग, ताकि चीज़ों के अंदर बहुत ही ज़्यादा बारीकियाँ फैक्चुअली दिखाई देंगी। वो कंडीशन केतु अगर थर्ड हाउस में बैठा हो तो देखने को मिलता है। ये भी साहस और पराक्रम को बहुत ही पिन पॉइंटेड ऑपरेशंस के तहत काम करने वाला बना देता है, इस लिहाज से इसकी प्लेसमेंट को हम अच्छा कह सकते हैं। यहाँ पे ये तीसरे भाव में बैठा है तो इससे छुड़वाएगा, या ऐसी कंडीशन होगी। हाँ, छोटे भाई बहनों के साथ यहाँ पे त्याग की भावना खड़ी हो सकती हैं, इससे इनकार नहीं कर सकते, बट वो राशि और बाकी ग्रहों के तत्वों पे भी देखना आवश्यक होगा। लेकिन ओवरऑल कंसिडरेशन में इस तरीके से अगर केतु थर्ड हाउस में बैठा हुआ मिला है तो साहस को बढ़ाता ही बढ़ाता है और बहुत ही पिन पॉइंटेड थिंग्स कर करके इंसान आगे बढ़ता है। प्रॉब्लम एक ग्रह को आती है सब यहाँ पर, और वो एक लौता ग्रह जो है वो है गुरु। कुंडली में गुरु कहीं भी बैठ जाए, बस वो यहाँ ना बैठे। अगर यहाँ गुरु बैठ गया तो उसके लिए चुनौती खड़ी हो जाएगी। गुरु का जो तत्व है दोस्तों वो है आकाश, और आकाश तत्व इतना बड़ा तत्व है कि उसके अंदर कोई भी चीज़ छोटी सी हो जाती है, बोनी सी हो जाती है। ऐसे स्थिति में यहाँ पे इस भाव को, तीसरे भाव को गुरु के लिए मरण कारक स्थान माना जाता है। ठीक है, गुरु ज्ञान का कारक ग्रह है, उसके बावजूद भी तीसरे भाव में वो उसके लिए स्थिति मरण कारक है। अब समझिएगा कि बात क्या है। देखिए, सबसे पहले मंगल की ऊर्जा तो है, फायर तो है, ठीक है। दूसरी तरफ पे बुध का एयर एलिमेंट सपोर्ट तो है, आग भी है और हवा भी है। लेकिन तत्व क्या है? तत्व है आकाश का। आकाश का तत्व होने का अर्थ क्या है? अगर हम बात करें कि एक पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है और पृथ्वी के आसपास एक एटमॉस्फेयर है, अगर ये अर्थ है तो इसके आसपास एक एटमॉस्फेयर है। आकाश का तत्व इसके भी ऊपर चला गया, ठीक है, तो ये एटमॉस्फेयर से भी ऊपर उठने की कोशिश होगी। इस कंडीशन में अगर हम बात करते हैं तब ये तत्व इन दोनों तत्वों को अपने अंदर ही समेट के बैठ जाता है, ठीक है। कहीं ना कहीं व्यक्ति का साहस, व्यक्ति का पराक्रम, अगर सिर्फ अकेला गुरु बैठा है तो ये बात ज़्यादा लागू हो जाएगी। वो उसके पास साहस होगा, पराक्रम होगा, लेकिन सब कुछ क्या होगा? अपने ज्ञान के अंदर ही समेट लेगा। अब गुरु एक नेचुरली शुभ ग्रह है, उससे तो आप ये उम्मीद ना करोगे कि वो युद्ध करने का है। वो सारे ज्ञान, सारे पराक्रम, सारे साहस को अपने अंदर समेट कर फिर उसे बाहर निकालने की जब बारी आएगी तो उसका खुद का तत्व इन दोनों के तत्व से इतना बड़ा है कि वो छोड़ देता है। ऐसे स्थिति में कई बार व्यक्ति पुरुषार्थ में जब किसी चीज़ की बारी आती है तो वो क्या करने लगता है? वो एक्चुअल में इधर से देखेंगे तो ये इसका चार घर है, सुख मानता है, और ऐसा व्यक्ति कई बार चीज़ों को त्यागने लगता है। ये चीज़ फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। साहस और पराक्रम है, वहाँ पर ये चैरिटी दिखाने लग जाएंगे तो एक चुनौती खड़ी हो जाएगी। इस कारण से ये पर्टिकुलर हाउस के अंदर जुपिटर का फॉर्मेशन थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। एक तरफ आग है, दूसरी तरफ हवा है, बढ़ना है, और ये उसको बढ़ने दे रहे हैं, लेकिन ये उसको बढ़ने दे रहे हैं तो उसको यूटिलाइज नहीं करने दे रहे, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं अपनी दान दृष्टि के साथ, दान की प्रवृत्ति के साथ छोड़ दिया करते। तो उस परिस्थिति में ये एक चुनौती हो जाता है। बस सिर्फ इतने से कंसिडरेशन में जुपिटर को यहाँ देखें तो ये एक तरीके से नेगेटिव सेंस दिखाता है कि व्यक्ति कई बार चीज़ों को गिव अप कर सकता है, बट डिपेंड करेगा राशियों के ऊपर भी। ऐसा नहीं कि गुरु ही वहाँ पे एकदम से बलवान हो जाए। तो अब फॉर्मेशन देखिएगा, यहाँ पर अगर जुपिटर है तो इसका दूसरा प्लस पॉइंट भी आएगा। प्लस पॉइंट ये होगा कि ऐसे व्यक्तियों के अंदर जो उनका साहस और पराक्रम है वो या तो किसी प्रकार की देव कृपा से है या बहुत ही उम्दा ज्ञान से। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा काउंसलिंग के अंदर आपको दिखाई देंगे, जो वो लोग होते हैं जो दुनिया में पूरी दुनिया की सारी समस्याएं सुलझा देते हैं, लेकिन अपने जीवन की समस्या कभी नहीं सुलझा पाते। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए कह रहा हूँ, गुरु सबके लिए सब कुछ करता है लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं कर पाता। इस तथ्य को जीवन की हकीकत के साथ समझिए। बहुत सारे टीचर्स हैं जो स्टूडेंट्स को बना देते हैं और वो खुद की, उनकी आप ज़िंदगी देखेंगे तो वो गरीब से गरीब रह जाते हैं, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिकल तथ्य से इस बात को कह रहा हूँ, गुरु का तीसरे भाव में बैठना कम्युनिकेशंस के अंदर और काउंसलिंग का प्लैनेट होने के कारण इन लोगों के पास आप जाओ, इन लोगों के पास दुनिया के हर समस्या का हल मिल जाएगा, लेकिन इन लोगों के पास अपनी खुद की समस्या का हल कभी नहीं मिलता। ये अपनी समस्या का हल दूसरों से पूछेंगे और दूसरे की पूरी दुनिया की समस्या का हल ये खुद करने की माजदे दिखाएंगे। ये प्रॉब्लम खड़ी कर देता है जब गुरु तीसरे भाव में आके बैठ जाए तब। सिर्फ उस एक कंसिडरेशन, अगर उसे दूसरे ग्रहों ने सपोर्ट किया, फिर उसमें से किसी और के बल ने उसको कंट्रोल कर लिया तो ठीक है। अन्यथा अकेला बैठा हुआ गुरु तीसरे भाव में यदि दिखाई देता है तो फिर वहाँ पे इस तरीके की चुनौतियों का जीवन में सामना करना पड़ जाता है। क्योंकि बुध और गुरु का जब हम प्रभाव देखते हैं तो बुध वहाँ पर गुरु की राशि में अपने आप को असहज कर लेता है, और मंगल अपने तर्क को बढ़ा लेता है, ठीक है। तो तर्क का बढ़ना पॉजिटिव है,
बुद्धि का वहाँ पे सही यूज ना कर पाना नेगेटिव है। ऐसी कंडीशन में व्यक्ति का जो नेचुरल ज्ञान है वो दूसरों को तो प्रभावित कर लेता है, लेकिन अपनी समस्याओं को हल करने के लिए जब बारी आती है तब वो चीज़ों को सपोर्ट नहीं कर पाता, वो उसके लिए चैलेंजेस क्रिएट कर दिया करता है। उम्मीद करता हूँ कि तीसरे भाव में जो ग्रह हैं उनको अब आप समझ गए होंगे। तत्वों के आधार पर ही आप समझेंगे तो समझ जाएंगे। जितने भी वायु तत्व के ग्रह हैं वो जब जब जाएंगे सपोर्ट करेंगे। शुक्र प्योरली वायु तत्व में नहीं आता, इसलिए वो 50% ओके होता है। चंद्रमा पूरा जल तत्व है, इसलिए वो एक अलग ही पिक्चर बना लेगा, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी के जितने भी नैसर्गिक क्रूर ग्रह हैं जैसे कि सूर्य है, मंगल है, केतु है, ये सब के सब एक्चुअल में एयर को सपोर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो फायर है, अग्नि है, इसलिए वो हवा को सपोर्ट करेंगे। शनि, राहु ये दोनों ही डिजायर्स के प्लैनेट हैं, ये दोनों ही हवा हैं। हवा को सपोर्ट कर देती है, वहाँ तक आपको समझ लेना है। सिर्फ बचते हैं तो वो बचते हैं गुरु, जो आकाश तत्व है, और वो तत्व ऐसा जो सबसे ऊपर है, जिसे कोई आसानी से प्रभावित ना कर सके। इस कारण से वो एक चुनौती वहाँ पे महसूस कर लिया करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और तीसरे भाव में बैठे हुए ग्रहों को देखकर आप समझ जाएंगे कि उनके प्रभाव किस तरीके से कार्य करने वाले हैं आप सबके जीवन में। धन्यवाद।